हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वैकेंसी का। ठीक है दोस्तों, उसका नाम आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हो, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है दोस्तों, ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में डिपार्टमेंट है, इनमें वैकेंसी आई हुई है। कौन कौन सी वैकेंसी है, ठीक है, उनका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, एज का क्राइटेरिया क्या है, और साथ में और क्या क्या प्रोसीजर है एग्जाम पैटर्न का, एग्जाम डेट का। तो दोस्तों सारी चीज़ों पे पॉइंट पॉइंट आपको सारी चीज़ें बताता चलूंगा। और दोस्तों, इसके अलावा जो कैंडिडेट हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगामी जो भी कोई अपडेट हो वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर करते ना हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, आपके सामने पीडीएफ है जो जिसका नोटिफिकेशन निकला है। ठीक है, मैं जो नोटिफिकेशन होता है ओरिजिनल, उसी से आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, एक्स्ट्रा लिख के नहीं बताता। ठीक है दोस्तों, जिससे आपको क्लैरिफाई हो सके कि जो भी मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये आप देख सकते हो, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, ये लोगो है, ये नाम है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, लिंक फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, यानी आपके सामने ये लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट ऑनलाइन वेबसाइट आ जाती है, वहाँ पे आप अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हो, और क्या प्रोसीजर है फिल करने का वो भी मैं आपको नीचे बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, और ये लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आपको ओपन करना है और लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, इस तरह से आप अपना जो आवेदन है वो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके आगे आते हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे सारी चीजें दी गई है। ठीक है, ऑनलाइन जो आवेदन है आपके वो स्टार्ट होंगे। इसके बाद बात आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसी है और उनमें कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, साथ में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ की जो लिमिट है एज की, क्राइटेरिया की, अपर एज वो क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे साइंटिस्ट वी की। ठीक है, इसमें एससी की 3 है, एससी की 3, एसटी की 1, ओबीसी 7 और ईडब्ल्यूएस और यूआर 10। टोटल वैकेंसी 22 देखने को मिलेगी इसमें आपको साइंटिस्ट बी की। ठीक है, और इसका जो पे लेवल रहने वाला है वो L10 रहने वाला है, और इसका जो आपकी बेसिक सैलरी है वो स्टार्ट होगी 56,100 से स्टार्ट हो जाएगी आपकी सैलरी, और आगे तक जैसे जैसे आप के प्रमोशन चलते जाएंगे और आपके सर्विस होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होती जाएगी। एज की बात करते हैं तो दोस्तों, एज मैक्सिमम इसमें मांगी गई है 35। ठीक है, अभी 35 एज है, और जो रिलैक्सेशन होता है वो आगे मैं बता दूंगा कि रिलैक्सेशन किस तरह से आगे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे बात करते हैं, सेकंड नंबर की पोस्ट है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की, पे लेवल L7 है, और जो सैलरी स्टार्ट होगी इसकी 44,900 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपको ओनली यूआर की पोस्ट देखने को मिलेगी, एक ओनली यूआर में ही एक पोस्ट है। ठीक है, और जो अपर एज लिमिट है वो 30 है। इसके आगे आता है थर्ड पोस्ट सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर की, L7 रहने वाली है पे लेवल, और 44,900 से स्टार्ट है आपकी सैलरी। ठीक है, इसमें भी आपको ओनली यूआर में ही देखने को मिलेगी 2 पोस्ट। ठीक है, एज जो अपर एज है वो 30 है। ठीक है, इसके आगे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, पे लेवल L6। ठीक है, और जो आपकी सैलरी है 35,400 से स्टार्ट होगी। आपकी एसटी की 1 है, ओबीसी की 1, ईडब्ल्यूएस और यूआर की 1, इस तरह से टोटल 4 वैकेंसी है, अपर एज 30। ठीक है, इसके बाद में टेक्निकल सुपरवाइजर की आती है, इसकी भी लेवल 6 रहने वाली है, 35,400 इनिशियल है। एससी की 1 है, एसटी की एक भी पोस्ट नहीं है इसमें, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी 1 है, और यूआर की 2 देखने को मिलेगी, टोटल 5 पोस्ट है। ठीक है, अपर एज 30। इसके आगे असिस्टेंट पोस्ट है, L6 है, 35,400 इनिशियल है। ठीक है, और इसमें ओबीसी की 2 है, ईडब्ल्यूएस 1 है, और यूआर की भी 1 है। ठीक है, अकाउंटेंट असिस्टेंट, पे लेवल L6, 35,400 इनिशियल है। ठीक है, ओबीसी की 1 है और यूआर की 1 है। ठीक है, इसके आगे जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी आती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो बहुत सारी पोस्ट है, और पोस्ट में आपके कैटेगरी वाइज में किसी में है किसी में नहीं है, वो चीज़ें आप देख सकते हो। मैं अब डायरेक्ट आपको पोस्ट का नाम बताता चलूंगा, आपको देख लेना है। आगे पीडीएफ में आप देख सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके कि आपकी जो कैटेगरी है उसमें पोस्ट है या नहीं। ठीक है, इसके आगे सीनियर ड्राफ्टमैन की पोस्ट आ जाती है आपकी, जूनियर टेक्नीशियन की आ जाती है, सीनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट की आ जाती है, और यूडीसी की आ जाती है अपर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, इसके आगे डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की आ जाती है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, फील्ड अटेंडेंट और मल्टीटास्किंग असिस्टेंट। तो दोस्तों, इस तरह से 18 टाइप की वैकेंसी आपको इसमें देखने को मिलेगी। दोस्तों, जो ये वैकेंसी है मैं आपको पहले ही बता देना चाहता था, क्योंकि आपको पहले बता दिया कि 1 महीने से मैंने अपलोड नहीं करा। तो दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट है आपको मैंने पहले ही बोल दिया, 28 है। ठीक है, इसलिए टाइम पे आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे आउट ऑफ 22 पोस्ट। ठीक है, आउट ऑफ 22 पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी की। तो दोस्तों, यहाँ पे 2 पोस्ट इनमें से रिजर्व रखी गई है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की लिए। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं और क्या चीज जरूरत है आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। ठीक है दोस्तों,
आगे दोस्तों ये सारी चीज़ें दी गई है कि जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है, अलग-अलग पोस्ट के लिए उसमें कौन कितनी-कितनी पोस्ट है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है। दोस्तों अब बात करेंगे आपकी एज के क्राइटेरिया की। दोस्तों अपर एज तो मैंने सारी चीज़ें बता दी थी, ठीक है, किसी में 35 थी और मोस्ट ऑफ द 30 आपकी अपर एज लिमिट थी। तो दोस्तों कैटेगरी वाइज में अब यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। एससी एसटी को यहाँ 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर यूआर ईडब्ल्यूएस है तो 10 साल, ओबीसी कैंडिडेट है तो 13 साल और अगर एससी और एसटी कैंडिडेट है तो उन्हें 15 साल की छूट देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, और वो ग्रुप ए पोस्ट से रिटायर्ड हुआ है, ठीक है, यानी एक्स सर्विसमैन ग्रुप ए से, ठीक है, तो उन्हें 5 साल की यहाँ पे छूट देखने को मिलेगी। अगर ग्रुप बी और ग्रुप सी से है तो उन्हें 3 साल की छूट है, ठीक है। यहाँ पे अलग-अलग छूट और अलग से दी गई है। जो भी कैंडिडेट जिस भी कैटेगरी या जिस भी कंडीशन से बिलोंग करता है वो इसमें जरूर देख सकता है कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है और उन्हें कितनी छूट दी गई है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी कि क्या-क्या छूट है आपकी किस-किस कंडीशन में, ठीक है। अब आगे आते हैं कि और चीज़ें क्या है आपको जानने के लिए। दोस्तों अब आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर कि जो 18 नंबर ऑफ पोस्ट है अलग-अलग, तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, योग्यता क्या मांगी गई है और साथ में अगर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है तो कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है, मैंडेटरी है या डिजायरेबल है। ये सभी चीज़ें इसमें क्लेरिफाई कर देंगे आपको, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले पोस्ट आती है साइंटिस्ट वी की। तो दोस्तों इसमें आपको चाहिए एक बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री बीटेक बोल सकते हो क्योंकि साइंटिस्ट भी है तो टेक्निकल आपकी डिग्री मांगी गई है, ठीक है दोस्तों। अब ब्रांच की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है, इसमें 4 पोस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग 3 पोस्ट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 2, केमिकल इंजीनियरिंग 1, मैकेनिकल 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1, कंप्यूटर साइंस 1 और आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1 पोस्ट। तो दोस्तों ये आपकी जो ब्रांच वाइज है वो सारे वो बताई गई है, ठीक है। और इधर प्रेफरेंशियल करेगा यह है अगर कोई कैंडिडेट है जिसने मास्टर डिग्री करी हुई है इस इंजीनियरिंग में जो ब्रांच मैंने बताई है तो दोस्तों वो प्रेफरेबल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा एसेंशियल क्या है, मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में 3 पोस्ट, एनवायरमेंटल साइंस में 3 पोस्ट, माइक्रोबायोलॉजी में 2 पोस्ट, ठीक है। उसके अलावा आपके अगर नेट है या पीएचडी है तो दोस्तों वो प्रेफरेबल रहेगा, ठीक है। इसके आगे असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की बात करते हैं दोस्तों। इसमें बैचलर डिग्री चाहिए लॉ में, ठीक है, सीधी सी बात है। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर है तो लॉ की डिग्री इसमें मांगी गई है। साथ में 5 साल की आपका एक्सपीरियंस चाहिए एज एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट जुडिशियल सर्विस में, ठीक है दोस्तों। प्राइवेट नहीं है, ओनली ऑफिसर चाहिए जो स्टेट जुडिशियल सर्विस में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए लीगल डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में, ठीक है। या फिर इसमें चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस हो लीगल अफेयर्स में, ठीक है। और या फिर क्वालिफाइड लीगल प्रैक्टिशनर हो, ठीक है, 5 साल के लिए, ठीक है। ये आपके प्रावधान है जो एक्सपीरियंस और साथ में डिग्री है जो असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए मांगी गई है। इसके आगे सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर की बात करते हैं दोस्तों। इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में जो कि 1 पोस्ट बताई गई है और साथ में इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है, ठीक है। साथ में 3 साल का आपका एक्सपीरियंस रिलेटिव फील्ड में मांगा गया है, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की जिसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है इन साइंस में, ठीक है, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेटिव फील्ड में, ठीक है। और साथ में प्रेफरेबल है कौन कैंडिडेट अगर उसने पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रिलेटेड सब्जेक्ट से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन से आपका जो डिग्री है वो करी गई है, सब्जेक्ट है पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी कोई सब्जेक्ट आती है तो उससे अगर वो डिग्री करी हुई है तो दोस्तों वो प्रेफरेबल रहेगा। इसके आगे टेक्निकल सुपरवाइजर की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें जो डिग्री है वो मांगी गई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट और साथ में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है रिलेटिव फील्ड में। तो दोस्तों जो भी मैं अभी तक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ वो दोस्तों मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट ने ओनली डिग्री कर रखी है तो दोस्तों वो भूल जाइए, या तो फॉर्म नहीं भरा आएगा, अगर फिर भी भरा आ जाता है और वो फिर भी एग्जाम में पास हो जाता है तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उसे बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपका टाइम खराब होगा, मेहनत खराब होगी, ठीक है। उससे बढ़िया है जो योग्यता मांगी गई है उसी में ही आप अप्लाई करिएगा। इसके बाद आते हैं असिस्टेंट पोस्ट में जिसमें आपकी ओनली बैचलर डिग्री मांगी गई है, कोई भी डिग्री चलेगी, ठीक है, कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, ओनली बैचलर डिग्री चलेगी। साथ में आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में आपकी 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है और हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है, ठीक है। और इसके लिए जो आपका टाइम मिलेगा वहाँ पे, ठीक है, वो 10 मिनट्स का ये जो भी क्राइटेरिया है वो 10 मिनट्स के अंदर अंदर होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे आते हैं अकाउंट्स असिस्टेंट की जिसमें मांगी गई है योग्यता आपकी बैचलर डिग्री इन कॉमर्स यानी कॉमर्स से कोई डिग्री करा हुआ है और साथ में आपका चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स, ऑडिट, कैश हैंडलिंग और एनी अदर रिलेटिव वर्क
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, आप चाहे प्राइवेट फर्म में काम करे हुए हो या फिर गवर्नमेंट फर्म में, ठीक है, कहीं पे भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। अब आते हैं जूनियर ट्रांसलेटर में। तो दोस्तों यहाँ पे 3-4 योग्यता है जिसके आधार पे जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है इसमें। इसमें मेन चीज़ है मास्टर डिग्री, ठीक है। मास्टर डिग्री चाहिए आपकी, या तो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, ठीक है। और साथ में इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी, या तो हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। और मीडियम होना चाहिए, मीडियम दोनों में से कोई भी चल सकता है। इसके आगे मास्टर डिग्री, इसमें आपके या तो हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए, और साथ में कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी या तो इंग्लिश या हिंदी, ठीक है। और डिग्री में मीडियम कोई सा भी चलेगा। इसके आगे मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट, यानी आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, ठीक है, सोशोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री चाहिए। साथ में आपका या तो हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, ये आपके इलेक्टिव वो सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक। और जो ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है कंपलसरी है, वो आपकी डिग्री में होना चाहिए, डिग्री या ठीक है, डिग्री में आपके हिंदी या इंग्लिश के कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, और मीडियम भी आपका या तो हिंदी हो या इंग्लिश हो, ठीक है। इसके अलावा आपकी मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में चलेगी, ठीक है। और साथ में आपका जो मीडियम है या तो हिंदी हो या इंग्लिश हो, ठीक है। इसके अलावा आपका जो हिंदी है वो कंपलसरी होनी चाहिए आपकी डिग्री लेवल में, ठीक है। इसके आगे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपका डिग्री या तो डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसमें, ट्रांसलेशन में, यानी ट्रांसलेटर रिलेटेड आपका कोर्स होना चाहिए, ठीक है। या तो डिप्लोमा होता है या सर्टिफिकेट होता है, वो हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी वाइस वर्सा होता है, ठीक है। इस रिलेटेड आपका कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों ये कंपलसरी है, ठीक है। आपका ये चीज़ें क्लियर हो गई है। अगर इसमें किसी को भी कैंडिडेट को कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसको मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा, ठीक है। इसके बाद आता है सीनियर ड्राफ्टमैन का, ठीक है। इसमें मांगी गई है आपकी डिग्री मांगी गई है किसमें, सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, ओके। अब आती है जूनियर टेक्नीशियन। जूनियर टेक्नीशियन में आपका मांगा गया है डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है। डिप्लोमा होना चाहिए यानी पॉलिटेक्निक होना चाहिए, साथ में 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटिव, फिर आपका फील्ड है जो भी जिस भी जो इलेक्ट्रिक ब्रांच है, तो इलेक्ट्रिक से आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। इसके आगे सीनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों साफ लिखा हुआ है 12th स्टैंडर्ड पास, यानी ओनली 12वीं पास मांगा गया है, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। ये आपका कंपलसरी है, यहाँ पे पहले ही दे दिया, एक तो 12th स्टैंडर्ड पास यानी आपकी 12th पास, और साथ में आपका यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस रिलेटिव फील्ड से। इसके आगे डिजायरेबल है डिग्री इन साइंस, यानी आपका डिजायरेबल है, जरूरी नहीं है कि आपके पास हो, आप बीए भी होगे तो भी काम चल जाएगा, पर आपके जिसमें कंपलसरी योग्यता मांगी गई है, ठीक है, वो ओनली 12वीं पास मांगी गई है और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके आगे यूडीसी की बात करते हैं, तो आपकी डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी ब्रांच में, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में, और साथ में आपको टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। इंग्लिश में आपकी 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है, और हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है, और जो टाइमिंग होगा वो 10 मिनट के होगा, 10 मिनट के अंदर की ये स्पीड आपके आनी चाहिए, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की बात करते हैं, तो दोस्तों इसमें भी आपको 12वीं पास मांगी गई है, ओनली 12वीं पास, कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। साथ में आपका यहाँ पे स्पीड दी गई है, स्पीड में आपका 8000 की डिप्रेशन पर हावर, ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो 8000 की डिप्रेशन है पर हावर। तो दोस्तों आपकी जो स्पीड है अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 प्लस होनी चाहिए, इतनी तो होनी चाहिए, मिनिमम है ये, इससे ज़्यादा भी अगर आपका जो अगर टाइपिंग का होता है तो दोस्तों उसको क्वालिफाई करने के लिए या फिर उसमें मार्क्स लाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 की आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका जो डाटा एंट्री है उसके रिलेटेड आपका जो वर्क है वो भी आपका आना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसके आगे स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की बात करते हैं, तो इसके लिए भी ओनली 12वीं पास की योग्यता मांगी गई है, और साथ में क्योंकि स्टेनोग्राफर है तो दोस्तों आपको इस यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, यहाँ पे हिंदी का शायद कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है दोस्तों, हिंदी का ऑप्शन इसमें दिया गया है, सॉरी, ठीक है। आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में किसी में भी आपकी स्टेनोग्राफर आपको आनी चाहिए, लिपि आनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द पेटमैन वाली स्टेनोग्राफी लिपि चलती है, ठीक है। और हिंदी में आपकी 2-3 प्रणालियाँ चलती है, होने को तो 5-7 प्रकार की प्रणालियाँ होती है मार्केट में, पर जनरली देसी लिपि चलती है, विशिष्ट चलती है, और जन लिपि मोस्ट ऑफ द कॉमन है, जो स्टूडेंट इन 3 लिपियों से आप जो स्टेनो है वो सीखते हैं, ठीक है दोस्तों। स्पीड ओनली इसमें 80 वर्ड पर मिनट की मांगी गई है, ठीक है, यानी आपकी जो डिक्टेशन है वो 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, और 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी डिक्टेशन है वो बोली जाएगी। और ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको मिलेगा, अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश से है तो उन्हें 50 मिनट का टाइम मिलेगा, और हिंदी है तो उन्हें 65 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे साफ दिया गया है वेयर ए कैंडिडेट पास बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, तो गिवन प्रेफरेंस इन सिलेक्शन कंप्यूटर अनदर, ठीक है। यदि अगर कोई कैंडिडेट हिंदी और इंग्लिश दोनों से है तो दोस्तों जो प्रायोरिटी जो ज़्यादा होगा उसी को नंबर आएगा, ये ज़्यादा इतना खास नहीं है। इसके आगे बात करते हैं जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट की, तो दोस्तों इसकी भी योग्यता ओनली 12वीं पास है, किस
स्ट्रीम में, साइंस स्ट्रीम में, क्योंकि जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट है तो इसमें साइंस से मांगी गई है, 12th में साइंस होनी चाहिए आपकी, कोई फर्क नहीं है, बायोलॉजी हो, साइंस, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किसी से भी हो, साइंस होनी चाहिए, ठीक है। साथ में डिजायरेबल क्या है, आपकी डिग्री होनी चाहिए, साइंस में हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बीए भी चल जाएगा। एलडीसी की बात करते हैं दोस्तों, इसमें भी 12वीं योग्यता मांगी गई है, ओनली 12वीं पास। स्पीड आपकी टाइपिंग में होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, ठीक है, और 10 मिनट के अंदर का टाइम इसमें दिया गया है। इसके आगे फील्ड अटेंडेंट की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों फील्ड अटेंडेंट के लिए ओनली 10वीं पास आपकी योग्यता मांगी गई है, ठीक है। डिजायरेबल इसमें मांगा गया है अगर 12th पास है साइंस स्ट्रीम से, ठीक है, और साथ में रोबस्ट हेल्थ एंड एबिलिटी टू स्विम। तो दोस्तों यहाँ पे एक डिजायरेबल, एक एक्स्ट्रा योग्यता मांगी गई है, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए स्विम में, यानी आपकी स्विमिंग में एबिलिटी होनी चाहिए, आपको स्विमिंग आनी चाहिए। तो दोस्तों ये डिजायरेबल है, जरूरी नहीं आपके पास हो, आपके पास ओनली 10th योग्यता मांगी गई है, कंपलसरी यही है। इसके आगे लास्ट पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस की, इसमें योग्यता ओनली 10th स्टैंडर्ड मांगी गई है, ओके। और साथ में कंपलसरी क्या है, सर्टिफिकेट चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी आईटीआई का एक सर्टिफिकेट चाहिए, ब्रांच होगी आपकी या तो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिक या फिर प्लम्बर, ये 3 आपकी ब्रांच है, यहाँ से आपका आईटीआई किया होना चाहिए, ठीक है, और साथ में आपकी 10th पास होनी चाहिए, ये योग्यता है आपकी एमटीएस की। तो दोस्तों टोटल नंबर 18 तारीख की पोस्ट थी, उसका मैंने जितनी भी जो भी योग्यता थी, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी और एक्सपीरियंस था, सारा आपको क्लियर कर दिया है। इसके आगे और चीजें देखते हैं कि इसके अलावा और क्या, अगर एग्जाम पैटर्न दिया है, सिलेबस दिया है तो वो कैसे दिया है, वो भी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है एसेंशियल इन्फॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पे जो फीस का क्राइटेरिया है वो टू हावर एग्जाम, अगर कोई जो 18 तारीख की पोस्ट है अगर उसमें 2 घंटे का टाइम है, ठीक है, उसका जो पैटर्न है 2 घंटे का है, तो दोस्तों उसकी जो फीस है वो लगेगी 750 प्लस उसका जो एक्स्ट्रा है 250 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, इस तरह से टोटल 1000 की फीस आपकी लगने वाली है। और वहीं पे अगर कोई पोस्ट है जिसका एग्जाम 1 घंटे के लिए हो रहा है तो दोस्तों उसमें 350 रुपये फीस है और साथ में 150 टेस्ट से अलग से लग रहे हैं, इस तरह से टोटल 500 आपके फीस रह जाएगी, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपका जो फीस का स्ट्रक्चर है वो रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे साफ दिया गया है अगर कोई कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन या वुमेन है तो वहाँ पे इनको इन कैटेगरी में छूट दी गई है, यानी इनकी कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है दोस्तों। इसके आगे आते हैं और क्या चीज जरूरत है आपको बताने की। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि आपकी जो फॉर्म है वो अप्लाई पहले से ही शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 28 अप्रैल होने वाली है। तो दोस्तों हो सकता है स्टार्टिंग में मैंने जो डेट बताई हो उसमें बोलने में मेरा 28 मई चला गया हो, तो दोस्तों आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपकी जो डेट है वो 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यानी हो चुकी है, और लास्ट आपकी डेट रहने वाली है 28 अप्रैल, ठीक है दोस्तों। 28 मई नहीं है, 28 अप्रैल है, ठीक है। इसको क्लियर करना है आपको, हो सकता है मेरे बोलने में मेरा 28 मई हो गया हो, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को आपको क्लियर करना है, इस चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि जो लिखा हुआ है वो तो आपको दिखता ही है, ठीक है दोस्तों। इसके आगे और देखते हैं और क्या चीज़ें आपको बताने की। तो दोस्तों जब भी आप अपना फॉर्म भरे तो दोस्तों एक तो आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर, ये 2 चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर डालनी है, सही डालनी है, जिससे फर्दर जब भी कोई कम्युनिकेशन हो या तो एडमिट कार्ड या एग्जाम डेट रिलेटेड तो आपके पास टाइम टू टाइम मेल पहुंच सके आपके पास में, ठीक है, जिससे आपको सारी जानकारी हो सके कि क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए और टाइम पे क्या पोस्टपोन हो रही है और एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं, ठीक है, और एग्जाम डेट कब है, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको पता चल सके। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो वेटेज फॉर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, यानी यहाँ पे साइंटिस्ट बी है जो स्टार्टिंग की पोस्ट है साइंटिस्ट बी, तो दोस्तों उसका जो क्राइटेरिया है वेटेज है वो रिटन टेस्ट का 85 है और इंटरव्यू का 15 है, तो ये इस तरह से रेशियो है जो आपका साइंटिस्ट बी के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ और नीचे आके यहाँ पे एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कट ऑफ है जो एक कैटेगरी वाइज में होता है, यूआर में 35%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 30% और जितनी भी रिमेनिंग कैटेगरी बचती है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन उनको 25% का यहाँ पे क्राइटेरिया है वो पूरा करना होता है मिनिमम, ठीक है। इसके आगे पे देख सकते हो रिसोल्यूशन ऑफ टाई केसेज, यानी किसी भी कैंडिडेट के अगर सेम मार्क्स आते हैं नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम लगती है तो नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में अगर कॉमन एक मार्क्स आते हैं किसी भी कैंडिडेट के तो उनमें से किस तरह से स्टूडेंट का एक फिल्टर किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि टोटल मार्क्स जो सीबीटी लगेगा यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लगेगा, ऑफलाइन लगेगा, तो उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं पॉइंटों तक, ठीक है। और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ सबसे किसकी है, जो ओल्डर एज होगा, जो ज़्यादा एज का होगा उसको प्रेफरेबल रखेंगे और साथ में अगर उसमें भी सेम हुआ है कैंडिडेट तो दोस्तों जिस अल्फ़ाबेट जो नाम है दोनों का तो उससे पहले जो सबसे पहले है उसका नाम आएगा अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, उसको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। ये आपका लिंक है, यहाँ से भी आप कॉपी करके या डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट करके गूगल पे आप कर सकते हो, डायरेक्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है।
इसके आगे दोस्तों यहाँ पे पूरा जैसे आप पूरा इंग्लिश वर्जन था यहाँ पे सेम नीचे अभी हिंदी वर्जन दिया गया है। ठीक है, वापस बता देता हूँ कि आपका डेट का आपके आवेदन 7 अप्रैल से पहले ही स्टार्ट हो चुके हैं और 28 अप्रैल आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है मैंने इसलिए लाया हूँ क्योंकि इसकी लास्ट डेट अभी है और अभी 28 है, थोड़े ही दिन बाकी है इस समाप्त होने में, इसलिए मैंने लेकर आया हूँ। नहीं तो बहुत सारे नोटिफिकेशन है जिनकी डेट अभी मई तक है, उनका अभी इतना जरूरी नहीं था जितना इस डिपार्टमेंट का था। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी वाइज है, इसलिए आवेदन करना बहुत जरूरी था और आपको बताना बहुत जरूरी था। ठीक है दोस्तों, नीचे सेम है हिंदी मीडियम में, जो हिंदी लैंग्वेज है हिंदी मीडियम में पूरा दिया गया है, जो ऊपर इंग्लिश में पूरा दिया गया है। तो दोस्तों जो भी क्राइटेरिया था, ठीक है, सारी चीजें बताने का, वो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो दोस्तों आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है और फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं क्या चीजें आपको चाहिए और क्या कंफ्यूजन है। ठीक है दोस्तों, और जो भी कैंडिडेट हमारे वीडियो को देख रहे हैं अब तक वीडियो को लाइक नहीं करो, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे आगामी जो भी कोई अपडेट हो अदर नोटिफिकेशन के, चाहे गवर्नमेंट हो, पीएसयू हो, पब्लिक सेक्टर के हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो, उनकी सूचना आपको टाइम पे मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ एक नई अपडेट नई नोटिफिकेशन के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।